हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ विज्ञान कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और यह वही बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। यहाँ पर आपके 20 नंबर ये पक्के किए जाएंगे। 40 प्रश्न यहाँ पर हैं जिनमें आपको 20 नंबर यहाँ पर पक्के करा दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपके हर साल रिपीट होते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार करके जाना है। तो आपके जो 20 नंबर हैं वो यहीं से जो है कंप्लीट हो जाएंगे, आपको अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको एक को यहाँ पर चुनना रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिससे काली है चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापित अभिक्रिया देता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म प्रतिस्थापित अभिक्रिया देता है। सोडियम क्लोराइड विलयन विलयन एवं कॉपर धातु, बी है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, तीसरा है यहाँ पर सी नंबर है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, डी है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है तीसरा आपका प्रश्न है वो है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है चूंकि। अर्थात कहा जाता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका क्या कारण है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, एक अकार्बनिक अम्ल है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आयनन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इसमें हम सी नंबर को सही करेंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है। इनमें से प्रबल क्षार कौन है? सी ए ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2, उसके बाद यहाँ पर है दूसरा है KOH, तीसरा यहाँ पर है Mg ब्रैकेट OH ब्रैकेट बंद 2, तीसरा यहाँ पर है NH4OH। तो इनमें से आपको बताना है कि प्रबल जो है क्षार कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो क्षार है, प्रबल क्षार यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका KOH ये आपका यहाँ पर प्रबल क्षार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है, अर्थात कौन अधिक होता है। तो जो है H+ आयन अधिक होते हैं, OH- आयन अधिक होते हैं, या फिर Cl- आयन आयनों का अधिक्य होता है अर्थात अधिक होते हैं, Na+ आयनों का अर्थात सोडियम का यहाँ पर अधिक्य होता है, अधिक होते हैं। तो इनमें से किसका अधिक्य होता है, कौन अधिक होता है, तो इसमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है H हाइड्रोजन आयनों का जो है अधिक यहाँ पर होता है। इसके बाद यहाँ पर जो छठवां प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान यहाँ पर क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा कि शुद्ध जल का यहाँ पर pH मान क्या होगा। तो शुद्ध जल का यहाँ पर pH मान 7 होता है।
इसके बाद यहाँ पर जो आपका 7वां प्रश्न है कि पीतल है, पीतल क्या है? विषमांगी मिश्रण है, यौगिक मिश्रण है, उपधातु है या मिश्र धातु है? इनमें से आपको बताना है कि जो पीतल है वो क्या है। तो पीतल यहाँ पर क्या है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो पीतल यहाँ पर है मिश्र धातु, पीतल यहाँ पर एक मिश्र धातु है। इसके बाद हम आगे देखेंगे 8वां प्रश्न। तो 8वां यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर है अमलगम होते हैं। अमलगम अर्थात क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं या विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो अमलगम यहाँ पर क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। अमलगम यहाँ पर मिश्र धातु होते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर 9वां प्रश्न है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है। अर्थात इनमें से कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? Cu, Ag, Al या Pt। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है Al। Al ऐसी धातु है जो यहाँ पर सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि सी यू को क्या कहते हैं, एजी को क्या कहते हैं, पीटी, एएल इन्हें क्या कहते हैं, तो इस पे स्पेशल वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें सभी जो हैं प्रतीक और उनका जो रहेगा कि ये किसके प्रतीक हैं, तो वो पूरा मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि केमिस्ट्री की ये रीढ़ की हड्डी आप इन्हें समझ लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अच्छा परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से वहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10वां, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? इनमें से कौन सी गैस है जो जस्ता धातु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके निकालती है? तो इनमें से हमें कौन सा आंसर इसका देना होगा? तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, जो जस्ता धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। इसके बाद जो आपका 11वां प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक कौन से हैं इसमें से? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि CH3-C और डबल बैंड O और सिंगल बैंड OH। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है वो है CH3 सिंगल बैंड, C सिंगल बैंड H और उसके बाद डबल बैंड O। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सी नंबर प्रश्न है, सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो है CH3CH डबल बैंड CH2। इसके बाद जो आपका डी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है CH3-C डबल बैंड O और उसके बाद -CH3 या इसे आप सिंगल बैंड कह सकते हैं या डैश कह सकते हैं, जिस भी भाषा में आपको समझ में आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3CH डबल बैंड CH2 या डबल डैश। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर है, निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? तो इनमें से कौन सा जो है वो एल्कोहली समूह उपस्थित है? CH3COOH या फिर CH3CH2OH या फिर यहाँ पर ये बीच में डैश है CH3-CO-OH या यहाँ पर सिंगल बैंड आप कह सकते हैं CH3-CH2-OH, उसके बाद CH-COH या फिर DH-OH। तो इस प्रकार से इनमें से कौन सा जो है उसमें एल्कोहली समूह उपस्थित है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा बी, CH3CH2O-OH। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर
कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल, या फिर मेथेनोइक अम्ल, या प्रोपेनोइक अम्ल। तो इनमें से एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसके बाद जो इसका 14वां नंबर प्रश्न है, तृतीय आवर्त का तत्व है। तृतीय आवर्त का जो तत्व है इनमें से कौन सा है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि ए नंबर है 11Na, और उसके बाद 38SR, 5B, या फिर 19K। तो इसमें से कौन सा तृतीय आवर्त का तत्व है, तो वो है 11Na। इसके बाद जो 15वां आपका प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन है, Na2O, या फिर P2O5, या फिर Al2O3, या फिर MgO। इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो इसमें से आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके बाद आपका 16वां नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, यानी AlF या K। तो इसमें आपको बताना है सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, तो यहाँ पर K हो जाएगा। ठीक है, K हो जाएगा सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व। 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी F, AR या BR। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा AR। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, अर्थात कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं या कितनी होती हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 1 जोड़ी होती है। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, या 1.5 अर्थात 1.5 मीटर, या फिर जो है 15 मीटर, 15 फीट। तो कितनी जो है मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है। 19वां नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका 20वां नंबर प्रश्न है। 20वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चावर्णक दंतों की संख्या होती है। चावर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, 2, 4, 6, 8। इनमें से आपको जो है उत्तर देना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है वो है 21वां, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, या वसा के रूप में। इनमें से किस के रूप में, किस टाइप से फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो सुक्रोज के रूप में जाते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम, या 1600 से 1800 ग्राम। इनमें से आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार यहाँ पर कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। 23वां नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है, 23वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशयी ग्रंथि, या फिर एंड्रीनल ग्रंथि। तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है तो यहाँ पर अग्न्याशयी ग्रंथि है,
जो कि मनुष्य में मिश्रित पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो इसका प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि क्या है? थायराइड, एंड्रीनल, पीनियल काय या पीयूष, कौन सी ग्रंथि है? तो ये आपका 24 नंबर प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडबीजांड। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तिका। इसका 26 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22, 24, 42, 46। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? 22। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 27 नंबर प्रश्न है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, ग्रेगर जॉन मेडल ने, या रॉबर्ट हुक ने, अर्थात या फिर लैमार्क ने। ठीक है, तो यहाँ पर किसने पृथक्करण का नियम जो है वो बताया था, प्रस्तुत किया था? वो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेडल ने। इसके बाद जो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? 0, अनंत 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बताना है अनंत होगी समतल दर्पण की फोकस दूरी। इसके बाद यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध, इनके बीच क्या संबंध होता है? अर्थात पूछा गया है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का सूत्र या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन क्या है? एफ बराबर आर, अर्थात जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, या फोकस दूरी है वो यहाँ पर 1/2 होती है। इसके बाद है एफ बराबर r/2 होती है, या फिर जो है वो यहाँ पर एफ बराबर 2r होती है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सी नंबर होगा, एफ बराबर r/2 होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो है आपका 30वां नंबर प्रश्न है। 30वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, किसी में भी नहीं। तो इसमें से बताया गया है कि जो है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या किसी में भी नहीं। तो इसमें से हमें बताना है। तो उत्तल दर्पण में ये जो प्रक्रिया है वो होती है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु यहाँ पर कितना होता है? तो स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर अनंत पर होता है। तो यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। 32 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, या फिर अनंत पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? वैद्युत आवेश का मात्रक यहाँ पर क्या होगा? जूल, कूलाम, वोल्ट, या फिर एम्पियर। जूल, कूलाम, वोल्ट, या फिर एम्पियर। कूलाम यहाँ पर वैद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर कूलाम वैद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर है, वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पर कौन सा वेबर
की राशि का मात्रक होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय फ्लक्स का। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया किसने किया? हेनरी ने, फैराडे ने, ओस्ट्रेट ने या गॉस ने? किसने चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि किसने किया। तो फैराडे ने किया। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन यहाँ पर किया था। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। विद्युत धारा उत्पन्न कैसे की जाती है, क्या युक्ति है, यह क्या जरिया है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है? जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा या मोटर द्वारा? इसका राइट आंसर है वो जनित्र होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इस आपका प्रश्न है वो है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है या जल विद्युत है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जीव स्रोत क्या है। तो वो कोयला है। कोयला ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद जो आपका 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं? केवल तारे अर्थात तारों में, तारे व सूर्य दोनों में, ना तो तारे में न सूर्य में, केवल सूर्य में? तो इसमें आपको बताना है कि किसमें जो है वो जो है ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन क्रिया है। तारे और सूर्य दोनों में है, क्योंकि सूर्य खुद एक तारा है। इसके बाद हम बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न की। 39 नंबर प्रश्न है जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं परितंत्र, जीवमंडल, बायोम या फिर जैव समुदाय? तो क्या कहते हैं? तो परितंत्र कहते हैं। जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को परितंत्र कहते हैं। इसके बाद जो इसका 40वां नंबर और लास्ट नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार का है? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। तो ये तो सभी जो हैं वो यहाँ पर पर्यावरण मैत्री या अनुकूल व्यवहार कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी अर्थात डी हो जाएगा। तो ये आपका पूरा वीडियो था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।